एक 4 साल का बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे अपने घर जाना है। आज की कहानी भी और कहानियों की तरह ही है पुनर्जन्म की, लेकिन आज की कहानी में जो बच्चा ये सारी बातें बताता है, वो हैरान कर देने वाले फैक्ट बताता है। वो बताता है, मेरे घर के पास एक बहुत बड़ी नदी है और मैं एक व्यापारी हूँ। आप लोग क्या किसानी करते हो? किसानी में कुछ भी नहीं रखा है। आप व्यापार करिए, व्यापार में बहुत कुछ है। एक 4 साल का बच्चा जब ऐसी तरीके से अपने पिता से, अपनी माँ से बात करता है, तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं और वो उत्सुक हो जाते हैं उसकी बातों को जानने के लिए। जब वो उससे सारी बातें पूछते हैं, तो वाक़ई में उन बातों को सुनकर माता-पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो भगवान पर विश्वास करने लगते हैं। विश्वास पहले भी करते थे, लेकिन अब उन्हें ये समझ आ चुका था कि आजकल, क्योंकि आप भी ये कहानी सुनते हो तो ऐसा लगता है कि मानो कहीं से सुना दी होगी या किसी के साथ हुआ होगा, लेकिन जब अपने साथ होता है तो वाकई में इंसान विश्वास करने पर मजबूर हो जाता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ, जिसमें उसका जो पहला जन्म होता है वो बिलारी गांव में होता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पड़ता है। यहाँ पर लोग ज़्यादातर बहुत ही सिंपल तरीके से रहते हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है जिसका पुनर्जन्म हुआ है, जिसका नाम है मास्टर रघु, जो कि एक व्यापारी था, जिसका पिता भी एक व्यापारी होता है और व्यापार के क्षेत्र में बहुत नाम कमा चुके होते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जिसके बाद इसकी दुनिया पलट जाती है। जब इसकी ज़िंदगी पलटती है तो इसका जन्म एक किसान परिवार में होता है। किसान परिवार बहुत ही साधारण परिवार था। उस परिवार में इसके 3 भाई और 1 बहन है, 2 बहन हैं और बहुत ही अच्छे से, शांति से वो अपना खेतों में काम करते हैं, मेहनत मज़दूरी करते हैं और अपनी जीवनी को चलाते हैं। माँ है जो बच्चों को देखती है, बच्चों की सारी बातें समझती है, उनकी देखभाल करती है और जो वक़्त बचता है उसमें वो अपने पति का भी ध्यान रखती है, उसके साथ जाकर खेतों में भी काम कराती है। अब ये बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है और जब ये इन सब चीज़ों को देखता है तो इसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि अपनी पिछली ज़िंदगी एक व्यापारी के ज़िंदगी जी चुका था, तो अब इसे ये ज़िंदगी अपने पिता की बहुत अजीब लगती है और इसको अब भी ऐसा लगता है कि मैं तो एक व्यापारी हूँ, ये ऐसे काम क्यों करते हैं। तभी ये धीरे-धीरे 3 साढ़े 3 साल का होता है, तो अपने माता-पिता से बात करता है। ये अपने पिता से कहता है कि पापा, आपको क्या ज़रूरत है? आप व्यापार क्यों नहीं करते? आप किसानी क्यों करते हो? व्यापार में बहुत पैसा है, क्या आपको पता है? बहुत कमाई होती है और बहुत ही आरामदेह काम होता है। आप सारा दिन मेहनत करते हो, सारा दिन पसीना बहाते हो, लेकिन क्या आपको पता है जब हम व्यापार करते हैं, तो हमारी दिन-ब-दिन तरक्की हो जाती है, दिन-ब-दिन बहुत मोटा पैसा है। एक छोटा बच्चा साढ़े 3 पौने 4 साल का हो चुका था ये, जब ये ऐसी बातें करता है तो पिता जो है वो बहुत हैरान होता है, लेकिन इसकी बात को हँसी में टाल देता है। सोचता है किसी को बात करते सुन लिया होगा कि व्यापार में पैसा है, इसीलिए बोल रहा होगा। आपका जो जन्म होता है इसका उत्तर प्रदेश के मेरठ में होता है। मेरठ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव होता है, जिस गांव का नाम होता है हिम्मतपुर। हिम्मतपुर में उस लड़के का जन्म हुआ है और पिछले जन्म में इसका नाम मास्टर रघु था और अब के जन्म में इसका नाम सुदर्शन रखा जाता है। अब वो बार बार सुदर्शन कहते हैं, सुदर्शन तुम ऐसा मत करो, तुम ये करो वो करो। तभी वो एक दिन बहुत दुखी होकर कहता है कि मेरा नाम मास्टर रघु है, आप मुझे सुदर्शन मत कहा करो, मुझे मेरा पहला नाम ही बहुत अच्छा लगता है। रघु में रघुवर का नाम आता है और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मेरे पिताजी भी कहा करते थे, रघु का मतलब राम होता है और तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। जब भी इसे लेते हैं तो वाकई में भगवान का नाम लिखता है। एक छोटा बच्चा जब ऐसी बातें कहता है तो मम्मी पापा अब दोनों हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सारा दिन तो वो खेतों में मेहनत किया करते और शाम को जब वो बच्चा अब स्कूल जाने लायक हो गया था, लेकिन वो ऐसी बातों में उलझा हुआ था, तो उन्हें डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो हम स्कूल भेजें और ये अपने पिछले जीवन को तलाश करने के लिए चल दे, क्योंकि अभी तक उन्हें ये समझ आ चुका था कि उनके बेटे का सामान्य जन्म नहीं है, इसका पुनर्जन्म है, इसे पिछली बातें बहुत सारी याद हैं, तो इसीलिए उन्हें डर लगने लगता है। अब दोनों पति पत्नी आपस में बात करते हैं और अब उसे शांति से बिठाते हैं। जब उसके पिछले जन्म के बारे में वो पूछते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले थे, कैसा घर था, क्या क्या करते थे, तभी वो बताता है कि पता है, मैं 35 साल का था और मेरी पत्नी भी थी और मेरा एक बच्चा भी था और हम बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। मेरे पिताजी भी व्यापारी थे,
वो व्यापार किया करते थे और उसी व्यापार में मैं भी आगे बढ़ जाता हूँ, मैं भी वहाँ पर काम करने लगता हूँ और मैं अब व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमा लेता हूँ। वो बताता है कि हमारा लोहे का व्यापार था और लोहे की चीज़ें हम बनाया करते थे, खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी थी, व्यापार भी किया करते थे, बहुत सारी चीज़ें हम किया करते, जिससे बहुत सारा पैसा आया करता। आपके यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं है, हमारे घर में तो बहुत सारी चीज़ें थी और हमारा घर तो बहुत ही आलीशान बना हुआ था। आपका तो सामान्य सा 2 कमरे का और एक बरामदा है, लेकिन मेरे घर में लगभग 7 कमरे थे, बीच में हॉल था और डाइनिंग टेबल। हम लोग बहुत अच्छे से खाना-पीना खाया करते थे और मैं तो बहुत फ्रूट्स खाया करता था। आप तो फ्रूट्स कभी-कभी लेकर आते हो, क्योंकि आप भी समझते हो ज़िम्मेदार जो इंसान होता है, उसका अप्रैल-मई में ही फसल उगती है, उस समय वो लेकर आता है या फिर जो 6 महीने वाली फसल होती है धान की, उस समय अपने बच्चों के लिए नई-नई चीज़ लेकर आते हैं। लेकिन जो व्यापारी लोग होते हैं, वो जब बच्चा बोलता है तभी उसकी चीज़ें आ जाया करती हैं, तो ये उन दोनों परिवार में उसे बहुत मोटा फ़र्क दिखाई देता था। उसका खिलौनों से खेलने का मन करता, तो उसी टाइम पर वो खिलौने नहीं मिला करते, या तो उसकी माँ मिट्टी का बना दिया करती या उसकी माँ चून का हाथी बनाकर उसको दे दिया करती और फिर वो उससे खेलता, तो मन ही मन उस पर गुस्सा किया करता और बहुत जल्दी से उस खिलौने को तोड़ दिया करता था और कहता है, माँ आपको पता है जब भी मैं आपसे खिलौना माँगता हूँ, आप मुझे या तो आटे का बनाकर दे देती हो या फिर मिट्टी का बनाकर दे देती हो। बाकी बहन-भाई तो सब खेल लेते हैं, लेकिन मुझे इनसे खेलने में मन नहीं लगता है। मेरा जो बच्चा है वो भी बहुत बड़े-बड़े खिलौनों से खेलता है, उसके पास रिमोट की कार है, आप लोग तो मुझे ऐसी चीज़ें दिलाते ही नहीं हो। वो माता-पिता असहाय से हो जाते हैं और बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वाक़ई में उनकी इतनी क्षमता नहीं थी कि अपने बच्चों को जो वो माँगते हैं वो हर चीज़ दिला सकें। और जो उसके बड़े बहन-भाई थे वो भी पढ़ाई कर रहे थे। बड़ा भाई जो है वो 12th क्लास में पढ़ता था, उससे छोटा भाई 8th में पढ़ता था। इस तरीके से उसके भाई और उसकी बहनें सब पढ़ाई किया करती थी। सभी के पास सेकंड हैंड किताबें रहा करती, पुरानी किताबें जो कि बच्चा पढ़ के निकल जाता है। ये उस वक़्त की बात है जब वही सिलेबस रहा करता, जो दूसरी क्लास की किताब आप 10 साल पीछे भी यूज़ कर सकते थे। अब तो नए-नए स्कूलों ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि उसी स्कूल का बच्चा उसी क्लास की बुक को दूसरे साल यूज़ नहीं कर सकता। उसके 1-2 पन्ने पलट देते हैं और नया सिलेबस निकाल देते हैं और फिर वो माता-पिता को ना चाहते हुए भी 2-3 हज़ार की बुक खरीदनी पड़ती हैं। लेकिन पहले समय ऐसा नहीं था, पहले बहुत आसानी से बच्चे पल जाया करते थे, बहुत आसानी से बच्चों को पढ़ा दिया जाता था, बहुत आसानी से उनके कपड़ों का इंतज़ाम कर दिया जाता था, क्योंकि पहले तो थान का कपड़ा खरीदा और दर्जी से सिलवा दिया जाता था। लेकिन आज तो बच्चों के पास बहुत सारे जीन्स अगर आप खरीदने जाते हो तो 2-2 हज़ार की जीन्स आती हैं, बहुत खर्चे यानी कि बहुत ही ओवर खर्चा बढ़ गया है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। लेकिन ये जो बच्चा था, जो सुदर्शन था, इसने ये सारी चीज़ें जी चुका था, ये अपने जब वहाँ पर रहता था, तो वाक़ई में इसके पास सब कुछ हुआ करता था जो उस दौर में चला हुआ था। बहुत ही अच्छी तरीके से ये लोग रहा करते थे। अब ये कहता है, क्या आपको पता है मेरी पत्नी जो कपड़े पहनती है, वो तो बहुत महँगे कपड़े पहनती है, माँ तो कुछ भी नहीं पहनती। माँ के पास तो सिर्फ़ यही 2 जोड़ी कपड़े हैं, इन्हीं को धोती हैं, इन्हीं को पहनती हैं। लेकिन हमारे घर में तो स्पेशल बड़ी अलमारी है, जिसमें सबके कपड़े अलग-अलग रखे रहते हैं। माता-पिता चुपचाप सुन रहे थे, फिर पूछते हैं और क्या था? वो कहता है कि हमारे गाँव से एक बहुत बड़ी नदी भी जाती है और उसी के पास हमारा घर है और हम बहुत अच्छे से रहते थे। सब लोग हमें देखकर सोचते थे कि हम भी काश इनकी जैसी ज़िंदगी बिताएँ। तभी उसके माता-पिता पूछते हैं कि ऐसा सब कुछ ठीक था, तुम 35 साल के थे, तुम्हारी शादी भी हो चुकी थी, माता-पिता भी खुश थे, बच्चा भी था, तो फिर तुम हमारे पास कैसे आए? तभी वो कहता है, वो तो पता नहीं क्यों लोग मुझसे जलते थे और एक दिन जब मैं अपने व्यापार के लिए अपने स्कूटर से जा रहा था, तो रास्ते में कुछ व्यापारी लोग इकट्ठा होते हैं और वो लोग मुझे जमकर पिटाई करते हैं और इतना झगड़ा होता है, मैं भी उनसे लड़ता हूँ। मैंने भी कई लोगों को चोट पहुँचाई, लेकिन उन्होंने मेरे सर को पत्थर पे दे मारा था और जिस वजह से मैं वहीं पर बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाता है और वहीं पर मेरी साँसें थम जाती हैं और इसके बाद फिर मैं आप ही के पास आ जाता हूँ। मुझे नहीं पता मेरी माँ कैसी होगी, मेरी बच्ची कैसी होगी जो मेरा बच्चा है और मेरी पत्नी कैसी होगी, मेरे पिता कैसे अकेले उस व्यापार को सँभाल रहे होंगे। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप भी व्यापार करो, व्यापार में बहुत पैसा होता है, किसान
में पैसा इतना नहीं होता है जब आप खेतों में काम करते हो, इसीलिए मैं आपसे ये सारी बातें करता हूँ। अब माता पिता को सारा माजरा समझ आ चुका था और जिस जगह का वो नाम बताता है वो माता पिता रुख करते हैं उस जगह का। सबसे पहले किसान पिता था, वो कहता है कि आज खेतों में पानी नहीं लगाना है, 2-3 दिन तक नहीं लगेगा, तो तुम बच्चों का ध्यान रखो और मैं इस जगह को देख कर आता हूँ। अब वो पिता वहां से चल देता है, सीधा मेरठ का रहने वाला था और उत्तर प्रदेश में ही वो बिलारी गांव में पहुंच जाता है। बिलारी गांव जो कि मुरादाबाद में लगता था। वहां पर जाकर अब वो एक व्यापारी का नाम पूछता है कि मास्टर रघु व्यापारी का घर कहाँ है। तभी वो देखता है तो जहां वो जाता है, अब तक क्योंकि इस जन्म को लेने में और इस उम्र में आने में उस बच्चे को काफी वक्त लग गया था। बीच का समय जब वो गायब रहा उसका उसे भी नहीं पता और किसी को भी आज तक नहीं पता कि उसने इतने दिनों तक जन्म क्यों नहीं लिया था। दरअसल उसने 20 साल बाद ये जन्म लिया था और 20 साल का वक्त उसे नहीं पता था। 20 साल में उसके जो पिता हैं उनका देहांत हो चुका था और जो उनका बेटा है, उस लड़के का जो वो जन्म लिया था दोबारा, यानी कि मास्टर रघु का, वो बड़ा हो चुका है और वो सारे व्यापार को संभालता है और अब परिवार उसी के भरोसे चलता है। उसकी पत्नी है, वो आज भी अपने घर को संभालती है। सास है जो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, जो अब तक अपने बेटे को भुला चुकी है। लेकिन वहां पर जब उसका पिता पहुंचता है, यानी कि अब सुदर्शन बन चुका था मास्टर रघु, और वो जब पहुंचता है तो पूछता है कि क्या ये मास्टर रघु का घर है। जैसे ही इतने सालों बाद मास्टर रघु का नाम आता है तो माँ भागकर बाहर आती है। बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, एक बैत के सहारे वो चल रही थी और कहता है कि हाँ बेटा, यही मास्टर रघु का घर है, लेकिन आप कौन हो। तो वो कहता है कि आपका मास्टर रघु मेरे घर पर है। वो ये बात सुनकर बहुत ही असमंजस में पड़ जाती है और कहती है कि मास्टर रघु का तो हमने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया था, वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो आपके पास कहाँ से चला गया। उसको तो व्यापारियों ने लड़ाई में उसकी जान ले ली थी। उसका केस आज भी चला हुआ है। आज भी कई सारे पहलू निकल कर सामने आए। मेरे बेटे को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। अब इस बात को सुनाते सुनाते माँ रोने लगती है। माँ का रोना देखकर वो व्यक्ति जो सुदर्शन का पिता था, वो उसे चुप करता है और वो कहती है चलो बेटा अंदर चलो, कुछ चाय नाश्ता ले लो। वो अंदर जाता है तो वाकई में घर वाकई में बहुत आलीशान था। बस इतना था कि अब उस पर डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई थी। अभी वो नॉर्मल था, ऐसा लग रहा था मानो 20 साल से इस पर पेंट ही नहीं हुआ हो। अंदर जाता है, सफ़ेद साड़ी में जो रघु था उसकी पत्नी कामकाज में लगी हुई थी और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उनके लिए पानी लेकर आती है। अब उनकी हालत थोड़ी खस्ता हो चुकी थी क्योंकि उस समय उसके घर में 2-2 व्यापारी थे, एक पिता भी व्यापारी था और जो रघु था उसने सारा कुछ संभाल लिया था और वो बहुत ही तेज और बहुत ही शांत स्वभाव का था। वो हर निर्णय को बड़ी ही सटीकता से लेता था। लेकिन उसकी लाइफ में उससे पहले ही गलती हुई थी, जो उसने उन लोगों पर विश्वास किया और उन लोगों से वो रुक कर बात करने लगता है और जब उन्होंने उस पर हमला किया था, उस बात के लिए उसकी माँ, उसकी पत्नी आज भी पश्चाताप करती हैं। और जो उनका बेटा होता है, यानी कि रघु का बेटा, वो व्यापार काम से बाहर गया हुआ था। अब वो वहाँ बैठता है और तभी उसकी जो सास है वो अपनी बहू से कहती है कि बहू सुनो, तुमने, तुम्हारे पति ने शायद दूसरा जन्म ले लिया है, ये कहते हैं कि इनके पास है। तभी वो उसकी उम्र पूछती है कितने साल के हैं वो, तो वो बताते हैं कि अभी तो वो महज 4 साल के हैं, लेकिन उन्होंने ही आपका मुझे पता दिया, उन्होंने ही बताया है सारी कंडीशन। वो वहाँ पर भी बताता है कि जो बात आप मुझे बता रहे हो, यही बात वो कहता है। और तभी वो कहता है कि वो कहता था कि आपके गाँव में नदी बहती है। वो कहती है कि हाँ बेटा, पहले बहुत उफान पर नदी बहा करती थी, अब पानी थोड़ा कम आता है। उस छत पर चढ़कर उसको नदी को भी दिखाया जाता है और वो पूरे घर में घूमता है। जो रघु है उसकी पुरानी फोटो लगी हुई थी, उस पर हार चढ़ा हुआ था और उसे देखकर जो सुदर्शन का पिता है वो पूरा विश्वास कर लेता है, क्योंकि इस जन्म में जो सुदर्शन की शक्ल है वो पिछले जन्म में रघु से बिल्कुल मेल खाती है। वो उसे देखकर बिल्कुल समझ जाता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो पूछता है कि माँ जी, अगर आप चाहो तो आप अपने बेटे से मिलने के लिए मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी हालत ऐसी नहीं है आप सफ़र कर पाएँ। मैं आपके बेटे को लेकर यहीं आता हूँ। और वो 10-15 दिन का टाइम मांगता है, वहाँ से वापस आ जाता है। आने के बाद अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। सारी बातें बताने के लिए अब जो सुदर्शन था उसकी सारी बातों पर विश्वास किया जाता है और अब जो किसान पिता था वो भी थोड़ा थोड़ा व्यापार शुरू करता है।
क्योंकि जो उसका बेटा बोल रहा था और जहाँ वो देख कर आया था, वो भी इन सारी चीज़ों को समझ चुका था। अब वो अपने बेटे को करीबन 5 से 7 दिन बाद खेतों में पानी लगाने के बाद अपने बेटे को लेकर वहाँ चला जाता है। वहाँ जाते ही जो रघु उर्फ सुदर्शन है, वो सारी चीज़ों को बड़े ही अचंभित तरीके से देखता है। वो अपनी पत्नी को देखता है और कहता है कि तुमने ये गंदी सी साड़ी क्यों पहन रखी है? तुमने सफ़ेद साड़ी क्यों पहन रखी है? मैं तो जीवित हूँ, तुम्हें इसे पहनने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे बहुत असमंजस भरी निगाहों से देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जो अपने बेटे का बचपन का चेहरा नहीं भूली थी, कांपते से हाथों से उसे गले लगाती है। वो कहता है कि माँ अब तो मैं आ गया हूँ, तुम ये आंसू बंद करो। और अपनी माँ के आंसू पहुँचता है और अपनी पत्नी से कहता है, चलो कमरे में तुमसे कुछ बात करनी है। पत्नी बिना कुछ बोले उसके साथ जाती है। तभी वो बताता है कि जब मैं व्यापार करता था तो मैंने टेका नाम के एक व्यक्ति को करीबन उस समय के 1 लाख रुपए दिए थे, क्या तुम्हें वो रुपए मिले? तो वो कहती है कि नहीं, उसने तो हमें आज तक भी वो रुपए नहीं दिए। इस बात को सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और एक 4 साल का बच्चा ऐसा गुस्सा करता है मानो 40 साल का व्यक्ति गुस्सा कर रहा हो। वो कहता है कि मैं उसे देखूंगा। तभी वो कहती है कि अब तो टेका इस दुनिया में ही नहीं है, उसके बच्चे हैं, उनसे क्या आप पैसे लोगे और क्या क्या वो दे पाएंगे? वो इतनी बड़ी रकम थी। तभी वो कहता है कि ब्याज ना सही, उसने मुझ पे ब्याज पे लिए थे, ब्याज ना सही मूल रकम तो वो दे ही सकते हैं। और वो मना करने के बावजूद भी अब टेका के घर पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे कोई भी नहीं पहचानता है। जो टेका की पत्नी है वो भी काफ़ी बुजुर्ग हो गई है। अब वो बताती है कि हाँ, मुझे उन्होंने बताया था लेकिन हमसे बने ही नहीं पैसे, हम कैसे आपके पैसे दे पाएँगे? आप हमें माफ़ कर दीजिए। क्योंकि वो भी उसे पहचान जाती है, उसके बोलने का तरीका और उसे एग्ज़ैक्ट सारी बातें बताने का। और तो और वो तारीख भी बताता है कि मैंने आपको इस तारीख में पैसे दिए थे। वो सब कुछ कबूल करती है लेकिन वो पैसों के लिए क्षमा माँग लेती है। यहाँ पर जो रघु की पत्नी है वो भी कह देती है, कोई बात नहीं, भगवान का दिया सब कुछ है और अब आप भी वापस आ गए हो तो हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। और उसकी बात मानकर अब वहाँ से वो वापस आ जाते हैं। साथ में उनका इस जन्म का पिता भी जाता है। पिता ये सारी बातें देख रहा था और जो उसकी इस जन्म की माँ है वो उसकी माँ के पास रुक जाती है और उससे उसके बचपन की बहुत सारी बातें पूछती है। तो वो बताती है कि बेटा, ये बहुत तेज़ था बचपन में, बहुत शांत रहता था, जब इसे कोई भी डिसीजन या कोई काम करना था तो ये तुरंत कर दिया करता। तभी उसकी इस जन्म की माँ कहती है कि हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, तभी तो हम इसको यहाँ लेकर आए हैं। क्योंकि जब हमने इससे इसकी बातें सुनी तो हमें पूरा विश्वास हो गया और हमें डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो ये खुद ही आपसे मिलने के लिए चल दे और रास्ते में कोई अनहोनी हो जाए, इसीलिए हम आपसे मिलाने के लिए इसको लेकर आए हैं। तभी वो माँ कहती है कि क्या आप इसे मेरे पास छोड़ नहीं सकती? तो वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है, कहती है कि माँ, भले ही मेरे कई बच्चे हैं लेकिन मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। ये मेरा सबसे छोटा बेटा है और इसमें मेरे प्राण बसते हैं। वो माँ भी समझती है, वो पत्नी भी समझती है और नम आँखों से अब उसे वो विदा करने जाते हैं। और वो जब जाने के लिए तैयार होता है तो वो कहता है कि मेरा बेटा तो तुमने मुझे दिखाया ही नहीं। वो कहती है कि आपका बेटा तो शाम को आएगा, लेट आएगा। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा। और अब वो इंतज़ार करने लगता है। करीबन शाम के 7 बजे वो बेटा घर पर आता है। घर पर कई लोगों को देखकर वो हैरान सा होता है, लेकिन उसकी माँ उसे सब कुछ बताती है। वो सब कुछ सुनकर उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके पिता का जो साया होता है वो बचपन में ही छिन चुका था। उसने उन लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया जिन लोगों ने उसके पिता के साथ ये किया था। आज भी उनके खिलाफ केस चला हुआ है। कई लोग जेल में हैं, कई लोग बाहर हैं, लेकिन उन्हें सबको संतुष्टि है। और यहाँ पर वो उससे मिलता है और उसे सीख देता है, कई सारे बिजनेस टिप्स वो देता है, कई सारे व्यापार के टिप्स देता है, कई ऐसे व्यापारियों की, ऐसी कंपनियों का नाम बताता है जिनसे अपने बेटे का कांटेक्ट कराता है। आप समझ सकते हो एक 4 साल का बच्चा कैसे इतने कांटेक्ट नंबर्स को, ऐसे मतलब एड्रेस को पता कर सकता है, एड्रेस को बता सकता है। ये एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी थी जिसे मैं आप सबके सामने लेकर आई। यहाँ पर अब ये सबसे मिलकर अब ये वापस जाने लगता है, लेकिन अब ये बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था क्योंकि इसका मन नहीं होता अपनी पत्नी और अपने बेटे और अपनी माँ को छोड़ने का। लेकिन भगवान के नियम के हिसाब से इसे वहीं पर रहना था, जहाँ पर इसका जन्म हुआ था। और अब ये वापस वहाँ पर आ जाता है और अब यहाँ पर धीरे-धीरे बड़ा हो जाता है। ये थी कहानी मास्टर रघु उर्फ सुदर्शन की। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये जो कहानियाँ मैं लेकर आती हूँ ये सच्ची कहानी होती हैं। इनका बाय डिफ़ॉल्ट ये किताबों में लिखी हुई हैं, ये हो चुकी घटनाएँ हैं। लगभग 2500 घटनाएँ ऐसी हैं जिनको मैं आपके सामने ला सकती हूँ, जो लिखित में है मेरे पास, जिनका सभी ने जो शोध करते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, उन सभी का लिखित में है कि ये घटना सच्ची है। ऐसी कहानियाँ बहुत सारी हमारे देश में होती हैं। इन घटनाओं को लिख दिया गया, लेकिन आज भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनके बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो ये बात तो सच होती है, साबित होती है कि पुनर्जन्म वाकई में होता है। अगर नहीं होता तो इस बच्चे को इतनी सारी डिटेल 4 साल की उम्र में कैसे पता चल सकती थी, वो भी अपने घर से इतनी दूरी की। तो आपका जो भी कमेंट रहेगा हम उसका दिल से स्वागत करेंगे। अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला नाम आता है राधे श्याम, जो कि शर्मा हैं और जो कि जहांगीराबाद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है अनिल दुबे जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है हेमराज ढाका जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बालाजी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह, जो पंजाब से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तुरंत इनका कमेंट आता है, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना कमेंट हमारे साथ करते रहें, हमारे चैनल पर अपना सपोर्ट हमें देते रहें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो कि MP सिंगरौली से हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बेटा कहकर संबोधित करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। आप खुश रहें, आबाद रहें, बस भगवान से यही दुआ करते हैं। अगला नाम आता है राव मोहम्मद यासीन जी, जो कि पाकिस्तान लाहौर से हैं। रेगुलर कमेंट करते हैं, रेगुलर व्यूवर हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू जी, मंजू चौधरी, जो कि रेगुलर व्यूवर हैं। बहुत अच्छे से वीडियो देखती हैं और बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। अगला नाम आता है जमुना जी, जो कि मुंबई से हैं। बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो कि दिल्ली से हैं। बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है तारा जी, जो कि दिल्ली से हैं। बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम है कांति भाई, जो कि राजकोट गुजरात से हैं। बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो कनाडा से हैं। बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है निर्मला सदानंद जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें। नाम की लिस्ट बहुत बड़ी है, जो नाम रह गए हैं उनका अगली वीडियो में ज़रूर ले लिया जाएगा। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करते हैं। कहानी के अंत में एक ही बात कहना चाहूँगी, अपना जीवन बहुत शांति से और बहुत अच्छे से जिएं। इतने अच्छे से जिएं कि जब आप भगवान के पास जाएं तो भगवान से भी नज़रें मिलाकर कह सकें कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मेरे जीवन को आप पूरा देख सकते हो। भगवान के पास हमारे हर कर्म का हिसाब होता है, लेकिन अगर हम अपने जीवन को विश्वास से जीते हैं, ईमानदारी से जीते हैं, तो वाकई में हम ये बात भगवान को भी बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान हमें यहाँ पर भेजते हैं अपने कर्मों को करने के लिए। और अगर हम उन्हें सही तरीके से करते हैं तो फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हम स्कूल में जाते हैं और जब हम चीज़ों को सीखते हैं और अगर आकर उन पर अध्ययन करते हैं और उन्हें आगे पढ़कर मास्टर को सुनाते हैं, तो उसके बाद मास्टर हमें कुछ नहीं कहता। और अगर हम पढ़कर आते हैं लेकिन आकर हम उस पर कोई भी काम नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, उसके बाद जब हम स्कूल वापस जाते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है। वैसे ही हमारा जीवन है, हमारे जो भगवान हैं वो हमारे मास्टर हैं और हम उनके सेवक हैं, हम उनके बच्चे हैं। वो हमें धरती पर पाठ पढ़ने के लिए भेजते हैं, बताकर भेजते हैं कि आपको ये पढ़ना है, लेकिन हम उसे ढंग से नहीं पढ़ते हैं, हम उसे याद नहीं करते हैं। हमें जो वो टाइम टेबल बताते हैं उस हिसाब से नहीं चलते हैं, तो फिर हमें जाकर सज़ा मिलती है। वैसा ही जीवन का सार है। आपको जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। छोटी सी जानकारी
जो अपनी तरफ से देना चाहिए है। जैसी भी लगी है लिखिएगा ज़रूर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।